हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JDR स्टडी क्लासेस। दोस्तों, लगातार हम बीएड एंट्रेंस की तैयारी इस चैनल पर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको लगातार PDF के माध्यम से या फिर सिलेबस वीडियोस के माध्यम से लगातार आपको बीएड एंट्रेंस की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें लगभग आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है। फिजिक्स कंप्लीट है, उसके कुछ क्वेश्चन केवल आपको हल करवाने हैं, जो जल्द ही अपलोड करवा दिया जाएगा। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। जो सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है बायोलॉजी में, वो हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो पहले इसको हम 2-3 पार्ट करके पढ़ेंगे, छोटा पार्ट करके पढ़ेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज हम पढ़ने वाले हैं जनन तंत्र के बारे में। दोस्तों, जितना आपके सिलेबस में है केवल उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना ही आपको पढ़ना है उतना ही हम पढ़ाएंगे, है ना। आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बेहद ज़बरदस्त और ज़रूरी सूचना है कि अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के किसी भी सिलेबस का आपको PDF चाहिए, तो मैं नीचे JDR स्टडी क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, उसका नंबर आपको दे दूंगा, या फिर आपको उस ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। आप वहां से जाके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहां आपको हर PDF बिल्कुल फ्री, करंट अफेयर वगैरह सभी आपको फ्री उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले उपलब्ध हो सके। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इससे पहले लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और हम आपके लिए लगातार इसी तरीके के वीडियोस लाते रहें। बात करते हैं जनन तंत्र के बारे में। इससे पहले जनन को जानना, समझना, परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है जनन, पहले हम वो समझते हैं। वातावरण में आप अपने आसपास बहुत ऐसे जीव देखते हैं जो एक दूसरे, ना, जो कई सदियों से लगातार चलते आते हैं। मतलब उनकी कई जातियां, उनकी कई पीढ़ियां आप देखते चले आओ। जैसे आप मुर्गे की बात करें, आम की बात कर लें, आप देखते हैं कि आम जो है वो आपके दादा के ज़माने से था, आपके ज़माने में है, आने वाली पीढ़ियों में भी होगा। लेकिन ऐसा क्या है, क्यों भाई? आप जानते हैं मनुष्य का जीवन काल 60 साल, है ना। 60 साल मिनिमम, 60 बहुत मैक्सिमम है, 100 साल, है ना। तोता 120 साल। लेकिन कभी ना कभी तो मरने की नौबत आएगी भाई, कभी ना कभी तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए कि वो प्रजाति खत्म हो जानी चाहिए, है ना। जैसे मानव है, 100 साल के बाद क्या पृथ्वी से मानव समाप्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसका क्या कारण है? तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों, वो क्या है? जनन है। क्या है जनन? परिभाषा समझते हैं। प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन में सहायता करने वाले अंगों के समूह को क्या बोलते हैं? जनन तंत्र बोलते हैं। यानी कि वे अंग जो जनन में सहायता करते हैं, उन्हें हम जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। इसे समझने के लिए सबसे आसान बात यह है कि हमें इसे क्या करना है, 2 भागों में डिवाइड कर देना है। एक नर जनन तंत्र बना देना है, एक मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को 2 भागों में हम डिवाइड कर देंगे, प्राथमिक, द्वितीयक। और मादा को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, प्राथमिक और द्वितीयक। आपको ज़्यादा देखिए, अभी हम केवल आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, है ना। जानकारी आपको जितना आपके पेपर में आने वाला है, हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा डीपली जाए ज़रूरी है तो मैं उसका लिंक आपको कहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप सारे वीडियोस ना विस्तार से सारी जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज का यह वीडियो। पहला पॉइंट है आपका जनन तंत्र। मैंने जनन आपको बता दिया। अब बात करने वाले हैं हम नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र, है ना। इसे समझना है तो इसे हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसका वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले में आता है दोस्तों वृषण,
जबकि दूसरे में आता है दोस्तों अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय। हम इस द्वितीयक को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। दो भाग में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। अधिवृषण, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, क्योंकि ज़्यादा लंबा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना, जब आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाने की कोई बात नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस आपको जाना है, मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, है ना। ज़्यादा गहराई में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो समझते हैं प्राथमिक अंग। नर जनन तंत्र में पहला अंग किसे बोलते हैं, हम पेनिस को, हम शिश्न को बोलते हैं नर जनन अंग, जबकि वो नहीं है। नर जनन अंग का मतलब किसे कहते हैं, जहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा उसे बोलेंगे हम क्या, प्राथमिक अंग। जैसे युग्मक क्या होता है, शुक्राणु को युग्मक बोला जाता है, मादा में अंडाणु को युग्मक बोला जाता है। तो जहाँ युग्मक बनता है ना उसे बोला जाता है प्राथमिक जनन अंग। तो पेनिस तो एक माध्यम है, एक नली है केवल शुक्राणु को योनि तक पहुँचाने, है ना, वो केवल पहुँचाने का काम करता है। जबकि अगर शुक्राणु बनता कहाँ है, तो वो कहाँ बनता है, वो बनता है वृषण में। तो वृषण को नर प्राथमिक जनन अंग भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग किसे बोलते हैं, वृषण को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वृषण के अंदर ही युग्मक का निर्माण होता है मेरे दोस्तों, समझ गए ना। द्वितीयक में क्या हो, द्वितीयक में वे अंग जो, अब देखिए वृषण में युग्मक बन गया, अब उस युग्मक को ना क्या करना है, पहुंचाना है कहाँ तक, हमें किसी ना किसी तरीके से कहाँ तक पहुंचाना है, संकीर्ण पद तक, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाना है, अंडवाहिनी में पहुंचाना है, जहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु का क्या हो सके, संलयन हो सके। हमें यही प्रोसेस करना है। तो उसमें जितने अंग सहायक होते हैं ना उन्हें हम द्वितीयक अंग में रख देते हैं। वृषण युग्मक बन गया, अब उस युग्मक को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में जितने अंग सहायक होंगे ना उन्हें हम द्वितीयक अंग में रख देंगे। जैसे पहला है अधिवृषण, है ना, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया वृषण, इसे बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं, वृषण कोश, इसे बोलते हैं वृषण कोश। इसके बीच में होते हैं वृषणीय पिंडक, इसे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं वृषणीय पिंडक, है ना। इसमें दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका होती है अंतर्वेशी, या इसे बोलते हैं, एक कोशिका होती है इसमें शुक्रजन कोशिका, जबकि दूसरी होती है सरटोली कोशिका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कक्षा 12 में भी ये पूछा जाता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। सरटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो नर में पाई जाती है कि मादा में। अगर नर पूछता है तो नर का ऑप्शन मानेंगे, अगर पूछेगा नर में कहाँ पाया जाता है तो आप कहेंगे वृषणीय पिंडक के अंदर। अब समझिए क्या कैसे काम होता है ना। ये हो गया आपके, चलिए मैं पहले फिगर समझा देता हूँ फिर एक एक के काम बता देता हूँ। अधिवृषण, ये वाली ऊपर वाली संरचना जो है ये है क्या आपकी अधिवृषण। इसके बाद है शुक्रवाहिनी। अब यहाँ से बनता है ना तो ये वाली नली जो होती है, ये वाली नली, है ना, इसे क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी, ठीक है। अब इसके बाद ये जाके जहाँ इकट्ठा होती है ना, ये जाके कहाँ इकट्ठा होती है, शुक्राशय में इकट्ठा होती है। उसके बाद कहाँ जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि में। चलिए मैं आपको एक एक का काम समझाता हूँ। अधिवृषण, है ना, यहाँ से समझ लेते हैं पहले कि वृषणीय पिंडक में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है शुक्रजन कोशिका, यही शुक्रजन कोशिका आगे चल के, है ना, अर्धसूत्री विभाजन करके आगे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन जानते ही होंगे, जब एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हो तो उसे, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या माता पिता के या फिर जनक के कितनी हो, आधी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि शुक्रजन कोशिका आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करती है, शुक्राणु प्रसू का निर्माण करती है। किस, पहले समझ लीजिए, शुक्राणु प्रसू का निर्माण करती है। कैसे करती है इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुक्राणु जनन अंडाणु जनन का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। अब समझते हैं कि शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु प्रसू का निर्माण करती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है बाबू कि ये जो तब सरटोली कोशिका का क्या काम है।
तो जानते हैं ना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जो वो नली लगी होती है, जो उसकी नाभि से लगी होती है, वो क्या काम करती है? वो उसे पोषण देने का काम करती है। ठीक वही काम सर्टोली कोशिका करती है। जब तक कि शुक्राणु परिपक्व नहीं हो जाता, उसे पोषण देने का काम कौन करता है? सर्टोली कोशिका। तो क्या काम करती है सर्टोली कोशिका? पोषण देने का काम करती है। किससे? शुक्राणु प्रसू को। आगे शुक्रवाहिनी क्या काम करती है? शुक्रवाहिनी, वाहिनी का मतलब ले जाने वाली, शुक्र का मतलब शुक्राणु, जो शुक्राणु को जो नली लेके जाती है ना, उसे बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्राशय, है ना। अब यहाँ से होके, जब शुक्रवाहिनी से होके जब शुक्राणु पहुँचता है तो एक जगह पे, एक ग्रंथि में, एक जगह पे इकट्ठा होता है, एक थैली में इकट्ठा होता है, जिसे बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय के बाद वो जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि में। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करता है ना, आप जानते हैं हमारे मूत्र में यूरिन पाया जाता है, तो यूरिन अगर चला जाएगा ना, मिल जाएगा इसमें, क्या बोलते हैं, शुक्राणु से मिल जाएगा ना, तो शुक्राणु हमारा मर जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से कभी भी कोई मतलब अगली पीढ़ी कभी नहीं आएगी, क्योंकि बिना अंडाणु शुक्राणु के मिलने से कभी भी संतान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो उसे बचाने के लिए ना एक ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, जो क्या करती है, हमारे मूत्र के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है, जिसकी वजह से शुक्राणु पे उसका कोई असर ही नहीं होता। मूत्र में क्या पाया जाता है, अगर ये कभी पूछ दिया जाए तो उसका होता है फार्मूला, उसको बोलते हैं यूरिया, है ना। और यूरिया जब देखते हैं ना, जो सरकारी टॉयलेट में जो टॉयलेट हमारा गंद करता है, क्यों गंद करता है? क्योंकि जब हम टॉयलेट कर लेते हैं ना, तो जो टॉयलेट होता है वो पहले यूरिया होता है, जब वो बाहर आता है तो वो अमोनिया का रूप ले लेता है, इसकी वजह से वो गंद करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये थी आपकी सर्टोली कोशिका, ये था आपका नर जनन तंत्र का पहला पार्ट। ठीक है, चलिए अब मादा का पढ़ लेते हैं, मादा जनन अंग का, है ना। मादा जनन अंग को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे बाबू। पहला होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। बाकी मैं आपको बाबू विस्तार का जो है ना, मैं लिंक पक्का देने वाला हूँ, और आप उस लिंक से जाके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि विस्तार से जानेंगे कब कौन सा प्रश्न कहाँ बना दे, है ना। ये तो आपके सिलेबस में इतना ही है, लेकिन प्रश्न बना सकता है, अगर बना दिया तो आप उलझ जाएंगे। इसीलिए लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ से जाके जरूर वीडियोज़ को देखा करें। ठीक है, बहुत अच्छा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, ताकि हम आपको PDF वगैरह क्रिएट उपलब्ध करवा सके। वो भी फ्री करवाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए तो मादा को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले में क्या होगा? अंडाशय। पहले में क्या होगा बाबू? अंडाशय, ओवरी जिसे बोलते हैं। क्यों अंडाशय का रखेंगे? मैंने आपको बताया ना, जिसमें युग्मक का निर्माण हुआ, जिसमें युग्मक का निर्माण हुआ, उसे हम किस में रखेंगे? प्राथमिक में रखेंगे। बाकी जो सहायता करेंगे उसे हम किस में रखेंगे? उसे हम द्वितीयक में रखेंगे। तो निर्माण कहाँ हो रहा है? अंडाशय में, तो अंडाशय को हम किस में रखेंगे? प्राथमिक। बाकी इनमें जो सहायता करता है उसे क्या बोलेंगे? अब उसे बोलेंगे अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। ठीक है, अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी आपका हो गया। और योनि की बात करें तो योनि जानते हैं केवल रिसीव करने का काम करती है। ठीक है ना। उसके बाद आपका है संकीर्ण पथ। ठीक है, इसका विस्तार से अगर वर्णन करना है तो मैं आपको लिंक दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में इसका फिगर मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये हो गया मादा जनन तंत्र। क्या होता है? इसे बोलते हैं बाबू, इसे बोलते हैं अंडाशय। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि अंडाणु बनना, परिपक्व होना कब से प्रारंभ होता है? तो हमारे यहाँ 12 से, है ना, 15 वर्ष की आयु में अंडाणु, देखिए जब मादा माँ के गर्भ में होती है ना, तभी उसके अंदर अंडाणु उपलब्ध रहते हैं यहाँ अंडाशय में। लेकिन जो ये समय होता है ना, समय लगता है 12 से 15 साल, वो अंडाणु को परिपक्व पीरियड चालू होने में जो 12 से 15 वर्ष का समय लग जाता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि अंडाणु परिपक्व नहीं होते। इसे बोलते हैं अंडाशय। ये जो बीच में तिर्यक रेखा जैसी संरचना दिख रही है ना बाबू, इसे बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं? झालर। ये आपका हो गया गर्भाशयी ग्रीवा। चलिए मैं समझाते चलता हूँ। अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है, इसे प्राथमिक अंग भी कहते हैं। झालर का काम क्या होता है कि जब अंडाणु यहाँ परिपक्व हो जाता है,
उसे पकड़ के, ये ना, इसे पकड़ के आगे फैलोपियन ट्यूब में भेजने का काम कौन करता है? ये झालर करता है। ये है आपका अंडवाहिनी, यहाँ बीच में है आपका संकीर्ण पथ। यहाँ पूछा जाता है कि अंडाणु शुक्राणु मिलते कहाँ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो संकीर्ण पथ पे। अगर पूछता है किस नली में, तो आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, अंडवाहिनी में मिलते हैं ये। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ संलयित हो जाते हैं तो यही गर्भाशय ग्रीवा में क्या हो जाते हैं? अंतर्रोपित हो जाते हैं धीरे धीरे यहीं से होके। ये देख रहे हैं ना, ये जो नीचे नली है यही है हमारा, यही क्या है? इसी को बोलते हैं बाबू गर्भाशय। यही होता है, यहीं से जाके वो गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है और एक भ्रूण के रूप में धीरे धीरे विकास करता है। जहाँ तक बात करें योनि की, तो योनि क्या होता है? केवल एक माध्यम है। मैंने आपको बताया है पेनिस यानी कि शिश्न जो होता है वो केवल एक नली है, वो केवल शुक्राणु को प्रवेश कराने का एक माध्यम है, जबकि योनि क्या है? केवल अंडाणु शुक्राणु को रिसीव करने का, ग्रहण करने का एक माध्यम है। बाकी कुछ नहीं है, वो प्राथमिक अंग द्वितीयक अंग नहीं है, वो सहायक अंग की कैटेगरी में आते हैं। तो ये था आपका मादा जनन अंग। ठीक है, ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज पूछ देता है यहीं से, परख नली शिशु, परख नली शिशु, ये मैं आपको बता देता हूँ। परख नली, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसका इस्तेमाल हो चुका है। तुषार कपूर को आपने देखा है, उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी से अपना, हम क्या कर सकते हैं? अपना शुक्राणु डोनेट कर सकते हैं, जिसे लैब में क्या किया जाएगा? एक नली में आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन वगैरह देके उसे एक जीव के रूप में डेवलप किया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। जबकि एक पॉइंट और समझ लेना दोस्तों, वो होता है सेरोगेट माँ। अभी आपने हाल ही में देखा है प्रियंका चोपड़ा, है ना, जो हमारे देश की एक मानी जानी अभिनेत्री हैं, हीरोइन हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो माँ बनी है ना, लेकिन वो कैसे माँ बनी है? वो सेरोगेट माँ के थ्रू, है ना, माँ बनी है। कैसे, क्या होता है सेरोगेट माँ? ये आप आज समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेरोगेट माँ किसे कहते हैं? वे, है ना, ऐसे लोग होते हैं जो माँ, मतलब कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो माँ नहीं बनना चाहती, है ना, मतलब वो गर्भ को धारण, या हो सकता है वो सक्षम ना हो, या फिर हो सकता है कि वो माँ नहीं बनना चाहती, मतलब अपने गर्भ से अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तो वो किसी अन्य स्त्री, जैसे निक जोहानसन और प्रियंका चोपड़ा, निक जोहानसन के शुक्राणु और प्रियंका चोपड़ा के अंडाणु को मिलाकर किसी दूसरे स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कराएंगे, है ना। वो स्त्री क्या करेगी? उसके गर्भ में जो बच्चा होगा वो किसका पल रहा होगा? इन दोनों का पल रहा होगा। और जब जैसे ही वो क्या हो जाएगा, प्रसव का समय आएगा, जब वो पैदा हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, तो उसे उसके वास्तविक माता पिता को दे दिया जाता है। ऐसी महिलाएं जिनको पैसे की बहुत कमी होती है, या फिर कोई रिलेटिव होते हैं, या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि स्त्री का गर्भाशय, है ना, भ्रूण को मतलब नहीं ले सकता, नहीं धारण कर सकता, तो ऐसा स्त्री में किसी रिश्तेदार को हम क्या कर सकते हैं? किसी महिला को, है ना, राजी करके उसके गर्भ में, है ना, उसके गर्भाशय में हम गर्भ को धारण करवा सकते हैं उसकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी बहुत सिलेबस बचा हुआ है, फटाफट आपको वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़िए, लगातार लड़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। जय हिंद।